नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स या कह लें एथिक्स थ्रू डिफिनीशन के लेक्चर 3 में। अभी क्या है, हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो लेक्चर 2 में हमने जो पढ़ाई की उसे थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो जो लेक्चर 2 था वो आपका एथिक्स का सही से कहें तो पहला लेक्चर था, क्योंकि जो ओरिएंटेशन था उसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की, अप्रोच के बारे में बात की। लेकिन जो लेक्चर 2 था जिसमें हमने देखा एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है ना, फिर हमने एप्टीट्यूड भी देखा और तीनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है जो यूपीएससी असल में खोजना चाह रही है आपके अंदर या कैंडिडेट के अंदर, कोई भी कैंडिडेट हो, है ना। उसके बाद हमने समझा था कि एथिक्स को पढ़ने के कितने अप्रोच होते हैं और मैंने ये भी बताया था कि पीसीएस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से अप्रोच इंपॉर्टेंट है या आईएएस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से अप्रोच, स्पेशली केस स्टडी हो या कुछ सिचुएशनल एस्पेक्ट हो पेपर पार्ट ए में, ठीक है। उसके बाद हमने एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस देखते हुए उसे कंक्लूड कर दिया था, है ना। और आप लोग को समझ में आया ही, ठीक है। बाकी आप हमेशा की तरह आप फीडबैक बताओ, अगर आपको लगता है कुछ इंक्लूड करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, कुछ लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है एक्सक्लूड करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, है ना। तो आज जो है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसे देखेंगे। आज का जो लेक्चर है हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। और इसलिए ये जरूरी है कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें, एथिक्स और लॉ में। कानून क्या है, नैतिकता क्या है, इसमें आपको अक्सर मिलेगा कि लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो सबसे पहले जो हम पर्सपेक्टिव आज देखने वाले हैं वो है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। कानून और नैतिकता के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे पहला एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एथिक्स और धर्म जो है, मतलब रिलीजन जो है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है या क्या कोई रिलेशन है क्या, या दोनों सेम है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव आज हम देखेंगे वो है रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स, ठीक है, एकदम सिंपल। और तीसरा जो एस्पेक्ट आज हम देखेंगे, तीसरा एस्पेक्ट जो हम आज देखने जा रहे हैं वो सिंपल यही है कि एथिक्स क्या नहीं है ना। देखिए एथिक्स के मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्सर एथिक्स में लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना। वो लोग जानते तो हैं एथिक्स क्या है, लेकिन बहुत लोग क्या है उसमें वो चीज भी इंक्लूड कर देते हैं जो एथिक्स नहीं है ना। थोड़ा सा समझने के लिए हम ये भी देखेंगे व्हाट एथिक्स इज नॉट, एथिक्स क्या नहीं है, ठीक है। चौथा जो पर्सपेक्टिव आज का रहेगा वो है कि भैया ये जो एथिक्स हम पढ़ रहे हैं असल में इसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स, पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स, ठीक है। ये आज का होने जा रहा है चौथा एस्पेक्ट। और जो पांचवा एस्पेक्ट है जो आज के लेक्चर का लास्ट एस्पेक्ट होगा आपके, वो है कि एथिक्स डिटरमाइन कैसे होता है ना। क्या एथिक्स हर जगह सेम है, क्या नैतिकता सेम है या अलग अलग जगह बदल जाती है अलग अलग समय पे। तो पांचवा जो होने जा रहा है डायमेंशन वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। एक बार फिर से क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे जो हम देखेंगे वो है क्या, एथिक्स और कानून के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो दोनों एक हैं, अगर अलग हैं तो कैसे हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है कि नैतिकता या और धर्म के बीच में क्या रिलेशन है,
है ना। धर्म मतलब रिलीजन और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जो तीसरा एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है एथिक्स क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और फोर्थ जो एस्पेक्ट है वो क्या है, पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स। क्यों एथिक्स पढ़ें या क्यों एथिकल होके जिए, है ना, उससे क्या मिल जाएगा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है जब हम पर्पज की बात करेंगे तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ज्यादा करेंगे, क्योंकि नैतिकता बनी है हमारे लिए, मानव के लिए बनी है, ह्यूमन के लिए, है ना। और जो पांचवा आज का टॉपिक होगा और वो लास्ट टॉपिक आज का होगा वो है कि भैया एथिक्स के डिटर्मिनेंट क्या क्या है। डिटर्मिनेंट मतलब एथिक्स डिटरमाइन कैसे होता है ना। अलग अलग चीजों, जैसे अलग समय पे अलग एथिक्स डिटरमाइन होता है, अलग लोगों के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे हो सकता है दो भाई सगे भाई हों लेकिन दोनों में एथिकल पर्सपेक्टिव का जमीन आसमान का फर्क हो और दोनों जुड़वा भी हो सकते हैं और एक ही घर में सेम सोशलाइजेशन प्रोसेस सब कुछ होने के बाद भी आपको डिफरेंस दिख सकता है। इसलिए ये जो डायमेंशन है डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स वाला, ये हमें समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि लॉ और एथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। यहां लिखा ही हुआ है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। तो जैसे कैसे लॉ आया है ना, पहले ये हम समझते हैं। तो मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है, मान लीजिए ये किसी का क्या है, घर है। मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है, झोपड़ी, ये झोपड़ी है, किसी का घर, मिस्टर ए का घर है ना। अब हुआ क्या, इमेजिन करिए बहुत सारे लोग रहते हैं बगल में, ये किसी और का घर है, मिस्टर बी का, ऐसे ही करके बहुत सारे घर है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। मान लीजिए कानून की जरूरत कब पड़ी। अब मान लीजिए क्या होता है, होता क्या है कि लोग अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, और एक रिवाज है कि भाई कोई किसी के घर में जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए हुआ क्या, मिस्टर ये ए का घर, ये बी का घर है ना। अब हुआ क्या, मिस्टर बी के घर से कोई 1 बजे रात को निकला और ए के घर गया। किसके घर गया, ए, और वहां दरवाजा खटखटाया और एंट्री कर गया। और मान लीजिए रात को ये सो रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, तो इनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब तो हुई ना। एथिकली आप देखेंगे तो है, प्रैक्टिस है एक दूसरे के घर में जाने का, है ना। लेकिन क्या होता है जब ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन आती हैं तो एक बाउंड्री की जरूरत होती है, एक बाउंड्री की जिसे सब गांव वाले फॉलो करें, है ना। और इसी यही से निकलता है कानून। ये जो बाउंड्री मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं है, यही निकलता है यहीं से कानून। जैसे मान लीजिए ये रूल बन गया कि भैया 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद इस गांव में बहुत इमरजेंसी ना हो तो कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। ये मान लीजिए एक रूल बन गया, कानून बन गया, रेगुलेशन बन गया। उससे क्या होगा, इनका जो अपना स्पेस है रात को प्राइवेसी वाला, इनके पास सेफ रहेगा, ठीक है। तो जब नैतिकता कहीं कहीं कुछ ज्यादा होने लगती है, मतलब जब हो सकता है वो क्लैश के फॉर्म में बन जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए निकलता है क्या, लॉ, ठीक है। लॉ का जो हमारे समाज में उत्पत्ति है वो ऐसे ही है ना। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं, है ना। लॉ जो है वो ऐसे ही निकला है ना, रिलीजन से निकला, एथिक्स ही से निकला क्या, लॉ, ठीक है। ये तो आप कह सकते हैं कि समय की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एथिक्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लॉ है। जैसे मान लीजिए कोई कानून आप देखे होंगे, वीकर सेक्शन के लिए कानून देखिए, वीकर सेक्शन के लिए कानून बहुत कठोर मिलेंगे आपको, है ना। या आप रिजर्वेशन देख लीजिए, वीकर सेक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन इसका एथिकल बैकग्राउंड भी तो है ना,
जो एथिक्स है वो कहता है कि भैया सबको बराबर पे होना चाहिए, समाज बराबरी का होना चाहिए। तो लॉ जो है क्या अचीव कर रहा है? एथिक्स का ही तो पर्पज एथिक्स अचीव कर रहा है ना। तो दोनों जो है आप कह सकते हैं कोरिलेशन में है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। आप बहुत आराम से ये कह सकते हो। सिंपली आप वीकर सेक्शन के लिए देख लीजिए, पेंशन की व्यवस्था है, एडमिशन की व्यवस्था है ना, सरकार स्कॉलरशिप देती है, क्या बना के? लॉ बना के, रूल बना के, रेगुलेशन। और अल्टीमेटली रूल और रेगुलेशन है क्या? कानूनी तो है ना। तो ये दोनों होते तो ऐसे एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी होता है। अब वो क्या होता है इसे हम देखते हैं, है ना। ठीक है, तो एक तरफ ये मैं लिख ही लिया होगा क्वेश्चन आपने, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं क्या, एक तरफ मैं लिख देता हूं लॉ, और एक तरफ मैं लिख देता हूं एथिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले लॉ अक्सर आपको रूल और रेगुलेशन के फॉर्म में मिलेगा, रूल या रेगुलेशन के फॉर्म में मिलेगा, प्रॉपरली फ्रेम किया हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिक्स की, ये तो प्रिंसिपल और गाइडलाइन टाइप होता है ना। फ्रेम्ड ना हुआ हो जैसे लॉ होता है, बहुत पॉसिबल नहीं है। ये क्या होता है? गाइडलाइन के फॉर्म में होता है, जो बुजुर्ग हमें हमारे घर में बताते हैं। प्रिंसिपल के फॉर्म में होता है कि भैया ईमानदार बनो, मेहनत करो, है ना। ये सब क्या है? गाइडलाइन ही तो प्रिंसिपल है कि लाइफ में आप ईमानदार बनो, है ना, तो आगे बढ़ोगे, मेहनत करो, शॉर्टकट मत खोजो, बड़ों की इज्जत करो, है ना। लेकिन जो लॉ है वो हमेशा रूल और रेगुलेशन के फॉर्म में फ्रेम्ड होके आता है ना। तो ये तो हो गया पहला मेजर डिफरेंस। और लॉ देखिए, जब तक बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है, जो इनका इन्फोर्स मैकेनिज्म है, असल में वो आपके जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोर्ट हो गया, है ना, फिर जैसे मान लीजिए ट्राइबल सोसाइटी अगर है तो वहां पे उनका अलग से जुडिशियल मशीनरी होती है, जो हमारे संविधान ने ही रिकॉग्नाइज की है, जैसे मिजोरम, मेघालय। इधर जो इन्फोर्स का मैकेनिज्म है वो असल में सोसाइटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन जब हम एथिक्स के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक्सटर्नल सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या, पब्लिक सेम, बॉयकॉट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मान लीजिए एक घर में 3-4 भाई हैं और उसमें से किसी ने अपने वाइफ को असॉल्ट कर दिया, फिजिकली असॉल्ट। तो हो सकता है उससे नाराज होके बाकी जो भाई हैं वो एकदम बात करना छोड़ दें उस भाई से। तो क्या है, एथिक्स को इन्फोर्स ही तो कर रहे हैं, फॉर्म अलग है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तीसरा है, लॉ जो है बाइंडिंग होता है ना, सबको फॉलो करना पड़ता है। जो फॉलो नहीं करेगा इन्फोर्स होगा, है ना। जैसे ट्रैफिक रूल सबके लिए है तो सबके लिए है ना। ऐसा आप एथिक्स के साथ नहीं देखोगे। हो सकता है ऐसा आपके घर में हो कि यार बड़े जितने हैं सबकी इज्जत करना है, सबका रोज पैर छूना है। हो गया, कुछ लोग नहीं लाइक करते हैं तो आप नहीं करते होगे लाइक, है ना। तो ये तो हो गया तीसरा एस्पेक्ट ऑफ एन नॉट बाइंडिंग। कोई कंपल्सरी टाइप नहीं है एथिक्स, है ना। और जो लॉ होता है चौथा, वो अक्सर आप देखेंगे समाज में शांति बनाने के लिए ज्यादा होता है ना। जो लॉ होता है उसका पर्पज ये होता है
कि समाज में क्या हो, शांति बनी रहे, पीसफुल सोसाइटी हो, ये ना हो कि लोग एक दूसरे से आपस में लड़े जा रहे हैं, है ना। तो इसको जो है आप देखेंगे सोशल ऑर्डर या हार्मोनी बनाने के लिए अक्सर कानून का एग्जिस्टेंस होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें नैतिकता की, तो नैतिकता जो है इसके उलट क्या होता है, नैतिकता इससे ज्यादा रिलेशन रखता है कि भैया क्या गलत है और क्या सही है। किससे लगता है, क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी 4 डिफरेंस है, इनफ डिफरेंस है। अगर आपको इतना ही आता है, क्लैरिटी के साथ आप एग्जाम्पल दे दे के लिख दोगे तो बहुत अच्छा आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखेंगे जहां क्या है, एथिकल तो है लेकिन लीगल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी को आपने रोड पे देखा, एक्सीडेंटल केस है, तो आप क्या करिए, उनको उठा के गाड़ी बैठा लिए और आपने रेड लाइट जो है वो तोड़ दिया, है ना। लीगली अगर आप देखोगे तो ये गलत है, लेकिन एथिकली ये एकदम सही एक्शन है, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक्शन लीगल है लेकिन एथिकल नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल है हिटलर। हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया, वो अगर आप जर्मन लॉ से देखोगे तो वो आपको सही दिखेगा, है ना। उस समय का जो कानून था, उस समय की जो सोसाइटी थी, कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रही थी हिटलर के एक्शन को, लेकिन एथिकली तो वो पूरा एकदम इंटरनेशनल जो होता है ना, लॉ एथिक्स जो भी कह लो, इवन ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी था, है ना। तीसरा हम देखते हैं जहां लॉ भी है और जहां एथिक्स भी है। तो मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं कि आप किसी की मदद करिए तो आपको सरकार जो है पनिश नहीं करेगी बल्कि हेल्प करेगी, पुरस्कार देगी, है ना। तो ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम जो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम होते हैं, है ना, किसी की जान बचाने के लिए उसको रख सकते हैं। और नाइदर लीगल, न ही लीगल है और न ही क्या है, एथिकल। तो इसमें तो आप, है ना, किसी को भी रख सकते हैं, है ना। जैसे ऑनर किलिंग हो गई, फिर ये नक्सलाइट वालों की हो गई, है ना, क्रिमिनल जो भी है, इसमें ये इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके होने चाहिए बहुत क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ आज का पहला डायमेंशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नैतिकता और धर्म के बीच में क्या रिलेशन है ना। क्या वो दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं। देखिए, जब हम मीनिंग बात करते हैं नैतिकता और रिलीजन की, तो जनरली दोनों को सेम माना जाता है ना। दोनों जनरल टर्म में मैं बता रहा हूं, जनरल टर्म में आप देखेंगे ऐसा माना जाता है कि दोनों जो हैं वो एकदम सेम हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एथिक्स निकला, बताइए, इथोस से। बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में। और रिलीजन निकला रेलिगेर, ये भी ग्रीक वर्ड है ना। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है ना। और अलग अलग अगर मतलब है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस तो होगा। इथोस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर। और रेलिगेयर का क्या मतलब होता है? रेलिगेयर का जो देखिए मतलब है वो है टू बाइंड, टू बाइंड, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मीनिंग है उसी से आपको देख के लगेगा कि इनमें डिफरेंस तो है। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, धर्म जो है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एज अ ड्यूटी देखा जाता है, ठीक है। धर्म जो है उसे एज अ ड्यूटी समझते हैं हम, ये याद रखिएगा।
जैसे अगर आप गीता पढ़ो तो जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं, तुम्हारा धर्म है कि तुम लड़ाई करो, युद्ध करो, है ना। धर्म मतलब ड्यूटी, ये याद रखिएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है उस सेंस में, है ना, भगवान वाले सेंस में। वो कह रहे हैं तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। और जब हम इस सेंस में बात करते हैं धर्म और ड्यूटी के सेंस में, तो नैतिकता और धर्म सेम है। मतलब एथिकली आपकी जो ड्यूटी है आप वो करिए, जो आपका रिलीजन है एज ए ड्यूटी आपको वही करना चाहिए। जो पहला सेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जो धर्म का कंसेप्ट है भारत हमारे देश में, वो असल में बिलीफ वाला कम है, ये याद रखिएगा। हमारे भारत के संस्कृति में धर्म को ड्यूटी से जोड़ा जाता है ना। बिलीफ सिस्टम तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जो है वो है ड्यूटी। हमारा ये धर्म है। ऑफन लोग कहते हैं कि आपका तो धर्म है परिवार चलाना, बहन की रक्षा करना, तो धर्म क्या है? वो ड्यूटी है, ड्यूटी, है ना। तो जब हम ड्यूटी और जब हम धर्म को ड्यूटी के सेंस में देखेंगे तो नैतिकता और रिलीजन सेम रहेंगे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसे ड्यूटी के सेंस में न देख के हम देखेंगे बिलीफ के सेंस में। किस सेंस में? बिलीफ के सेंस में, है ना। जैसे ही हम रिलीजन को बिलीफ के सेंस में देखेंगे, तब जो नैतिकता है और जो धर्म है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एथिक्स जो हो वो यूनिवर्सल हो, लेकिन रिलीजन जो है वो बिलीफ के टर्म में अलग अलग हो, यूनिवर्सल ना हो। जैसे मान लीजिए एथिक्स को ले लीजिए, और ये एक आप मान के चलो एथिक्स में यूनिवर्सल है कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जो बड़े हैं हमसे, हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए रिलीजन में जो है एक सही तरीका क्या है मोक्ष प्राप्त करने का, राइट पाथ टू अटेन मोक्ष, ठीक है। मान लीजिए इसी को ले लीजिए। क्या सारे धर्म, जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो क्या सबका रास्ता एक है? नहीं है, है ना। इस्लाम जो है वो अल्लाह के रास्ते से बताएगा, जो आपके क्रिश्चियनिटी है वो बताएगा जीसस के रास्ते से, है ना। जुडाइज्म मोसेस के रास्ते से बताएगा। तो कहीं ना कहीं रिलीजन जो है और एथिक्स जो है एज ए बिलीफ की जब हम बात करेंगे, तब आपको जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। रिलीजन का जो बिलीफ एस्पेक्ट है वो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता। अगर यूनिवर्सल हो गया तो एक ही धर्म होगा, है ना, क्योंकि रास्ते सबके जाते एक ही जगह हैं, अलग क्या है? तरीका, है ना। मतलब कोई ऐसे नाक पकड़ रहा है, कोई ऐसे पकड़ रहा है, कोई ऐसे पकड़ रहा है, लेकिन सबको आना नाक पे ही है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब हम रिलीजन को ड्यूटी फॉर्म में देखेंगे, और ये ड्यूटी का फॉर्म हमेशा याद रखिएगा ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये और किसी संस्कृति में पाया नहीं जाता है ना। क्योंकि और जो संस्कृति है ऑफन वो मोनोलिथिक है। जैसे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, एक ही भगवान है ना। तो हर चीज एक ओनली वन ऐसे मान के चलिए। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो धर्म जो है वो धर्म ड्यूटी के फॉर्म में ज्यादा है। मतलब आपका कर्तव्य है, ये आपका ये धर्म है कि आप अपने बड़ों का आदर करें। तो धर्म का मतलब बिलीफ से नहीं है ना, ड्यूटी से है। और जब हम आते हैं किस पे? जब हम आते हैं रिलीजन एज अ बिलीफ, तब जो है आपको क्लियर इसमें एथिक्स मतलब नैतिकता और धर्म के बीच में आपको
बहुत क्लियर डिफरेंस दिखेगी। ठीक है, अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे ना वो बिलीफ के सेंस में लेंगे, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ड्यूटी के सेंस में जब एक ही है तो कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएट करने का, होगा ही नहीं डिफरेंशिएट, है ना। तो अब हम देखते हैं 4 केसेस। पहला, जहां पे धर्म तो है, रिलीजन तो है, लेकिन एथिक्स नहीं है ना। अब इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान में तालिबान। जो तालिबान महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, है ना, एजुकेशन से, वो एथिकल तो कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनके सेंस में वो रिलीजियस एक्ट है, उनके सेंस में, है ना। हमारे सेंस में आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। जब रिलीजन को बिलीफ के फॉर्म में आप देखोगे तो बिलीफ, जो बिलीवर हैं उनके नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो है, एथिक्स तो है लेकिन रिलीजन नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है भगत सिंह। भगत सिंह जो हैं वो खुद एक क्या थे, खुद एक आपके एथिस्ट थे, है ना, भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी 23 साल की उम्र में, जो बहुत बड़ी बात है ना। हार्डली कोई ऐसा आपको जल्दी कोई मिलेगा। अब हम आते हैं तीसरे एस्पेक्ट में। तीसरा जो है, जहां एथिक्स भी है और रिलीजन भी है, एथिक्स भी है और रिलीजन भी है, जैसे गांधी जी, जैसे रामराज। देखिए, ये जो राम राज्य है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू वाला, नहीं, रामराज मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पे लोग सेल्फ गवर्नेंस की बात करें, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो, है ना, ऐसा गवर्नेंस जहां पीसफुल सोसाइटी हो, है ना। ठीक है, और जो चौथा एस्पेक्ट है, जहां न तो रिलीजन है और जहां न तो एथिक्स है, जैसे मान लीजिए नक्सलाइट के लिए एथिकली करेक्ट तो है नहीं, रिलीजियस भी नहीं है, वो एथिस्ट ही होते हैं, है ना। तो ये बहुत चारों अच्छा एग्जाम्पल था, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि भैया एथिक्स क्या नहीं है। यहां पे लिखा है व्हाट इज नॉट एथिक्स या व्हाट एथिक्स इज नॉट, है ना। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये पर्सपेक्टिव इसलिए ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज्ड है एथिक्स को लेके, है ना। वो एथिक्स में बहुत ऐसी चीजें भी बता देते हैं जो असल में नहीं होनी चाहिए या नहीं है ना। हो गया, मैं समझा देता हूं, इसीलिए पॉइंट लाया भी गया। एथिक्स जो है वो कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है, ये याद आप रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो समाज में कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता हो वो एथिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, सती प्रथा, है ना। सती प्रथा जो है अपने समय में, आजकल तो नहीं होता ये, लेकिन अपने समय में बहुत एक्सेप्टेड एथिकल सिस्टम था। ये तो ड्यूटी माना जाता था महिलाओं में, लेकिन एक समय के बाद इसे गलत माना गया और धीरे धीरे ये कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो सती प्रथा है ये कंप्लीटली अनएथिकल प्रैक्टिस था। ठीक है, पहला एस्पेक्ट कि एथिक्स इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। दूसरी बात क्या है, एथिक्स जो है फीलिंग नहीं है। जैसे बहुत कभी कभी होता है ना कि जो हम फील कर रहे हैं, यार यही सही होगा, यही नैतिकता है, नहीं, एथिक्स फीलिंग नहीं है। लिख लीजिए, एथिक्स इज नॉट फीलिंग, या एकदम स्टैंडर्ड वर्ड जो है असल में इसके लिए वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब ये होता है फीलिंग। ऐसे आप ब्रैकेट में करके आप इसे लिख लो। ठीक है, और तीसरा जो एस्पेक्ट है
वो है एथिक्स जो है वो साइंस नहीं है, याद रखिएगा। एथिक्स जो है वो साइंस नहीं है, लेकिन साइंस का एप्लीकेशन कभी कभी हम एथिक्स के चश्मे से पढ़ते हैं। बायो एथिक्स, मेडिकल एथिक्स क्या है? साइंस ही है। क्यों ऐसा है? देखिए, साइंस जो है ना वो फैक्ट से चलती है। साइंस की दुनिया जो है वो चलती है फैक्ट से। एथिक्स की दुनिया में फैक्ट तो बहुत ही कम मिलेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एथिक्स की दुनिया में। जैसे मान लीजिए एक इशू है एलजीबीटी का, है ना। अब एलजीबीटी में आपको बहुत एक बड़ी इंच मिलेगी जिसमें डिफरेंस लोगों का होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो बोलते हैं भैया ये तो पता नहीं कौन है, इनको तो गोली मार दो, और दूसरे कहते हैं कि नहीं इनको तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और कुछ लोग बीच में कि हाँ ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फ्रीडम होना चाहिए। कुछ कहेंगे कि होना भी चाहिए लेकिन कंट्रोल, मतलब एथिक्स ऐसे ही होता है, नैतिकता, है ना। कहने का मतलब जो नैतिकता है यहां न होके यहां बीच में मिलेगी आपको। लेकिन साइंस ऐसा नहीं है। साइंस तो सीधे फैक्चुअल होगा, एकदम क्लियर। अगर वो चीज फैक्चुअल नहीं है तो फिर वो साइंस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये तो था एथिक्स जो है वो क्या नहीं है। ये तीन एस्पेक्ट हैं, तीनों को याद रखिएगा। जो कंफ्यूजन था असल में ये तीनों को ही लेके था। साइंस को लेके भी था कुछ स्टूडेंट्स में, इंट्यूशन को भी लेके था, और जो कल्चर है उसे भी लेके था। मैंने तीनों बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब आता है कि भैया एथिक्स का पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या है ना। लाइफ में असल में एथिक्स का जो पर्पज है और जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, क्यों एथिक्स पढ़ें या क्यों एथिक्स फॉलो करें। तो सबसे पहले आप लिखो और जनरल पॉइंट, टू लीड अ गुड लाइफ। ठीक है, बहुत जनरल पॉइंट है ना। मतलब गुड लाइफ का मतलब होता है, जैसे जो गौतम बुद्धा है उसे कहते हैं निर्वाणा, है ना। कभी कभी आप सुनोगे मोक्ष, कभी कभी आप सुनोगे धर्म या धर्मा। अच्छी लाइफ गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंगली क्या होती है? ऐसी लाइफ जिसमें निर्वाणा मिल जाए, है ना। और अगर आप इसे प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हो तो मतलब अच्छा बिहेवियर हो, है ना, अच्छे से रहने को व्यवस्था हो जाए लाइफ में, है ना, अच्छा खाना मिले, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको उल्टा सीधा रास्ता, एथिकली वो पॉसिबल है। अगर आप एथिक्स फॉलो करते हो तो बहुत हाई चांस है कि आप गुड लाइफ जो है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे। ये तो हो गया थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक टाइप। अब हम आते हैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे अब, और हम समझते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। दूसरा जो है, जब हम बात करते हैं, इसी की बात करते हैं थोड़ा सा मोरालिटी के एस्पेक्ट में, है ना। मोरालिटी के एस्पेक्ट में जो निर्वाण है, मोक्ष है, धर्मा है। जैसे मान लीजिए निर्वाण है तो ये क्या कहता है? सबसे अच्छा होता है मध्यम मार्ग, है ना। अगर आप मध्यम मार्ग फॉलो करोगे तो आपके जो एक्शन हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर बनोगे, है ना। लोग आपकी बात सुनेंगे, आप समाज में आपकी इज्जत होगी। ऐसे ही मान लीजिए गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है, गांधी जी टेलिस्मैन। ये जो कक्षा 6 से और 12 तक, जो 6 से 12 तक की बुक है, शुरुआत में आपको ये मिल जाएगा। क्या कहता है टेलिस्मैन? कि जब आप किसी धर्म संकट में फंस गए हो तो आपको क्या याद करना चाहिए? जो सबसे गरीब आदमी है उसका चेहरा।
और फिर आप सोचो क्या आपका एक्शन उसके फायदे में है या उसके नुकसान में है, और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यही है मोरालिटी, है ना। तो मोरल लाइफ को अचीव करने के लिए आपको एथिक्स जो है वो बहुत हेल्प करेगी। और तीसरा, चूंकि ये पेपर है गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस के एस्पेक्ट में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। गवर्नेंस के एस्पेक्ट में तो देखिए, गवर्नेंस के एस्पेक्ट में सिंपल है कि अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की, जिसकी बात गांधी जी खुद करते थे, है ना, या सेल्फ गवर्नेंस की बात करें, या आप कह लो यूएन की जो डिफिनीशन है गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, तो ये अचीव होगा अगर जो सरकारें हैं वो एथिकली, जो सिस्टम है उसे एथिकली फॉलो करें। जब आप आईएएस बनोगे, ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो ये जरूरी है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा एथिक्स जो है वो आए, है ना। अगर आप एथिकल डिसीजन लोगे तभी जाके आप अपना जो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है, चाहे इंडिविजुअल के लेवल पे हो, चाहे समाज के लेवल पे हो, ठीक है, ठीक है, या चाहे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हो, तीनों के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि आप जब वहां अधिकारी बन के जाएं तो आपका बिहेवियर जो है थोड़ा एथिकली करेक्ट हो। थोड़ा क्या, पूरा ही एथिकली हो, थोड़े की तो बात ही नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट वाले एस्पेक्ट पे आज, वो है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। पहले तो डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, मतलब कि ये डिटरमाइन करना क्या गलत है और क्या सही है। इसी को कहते हैं हम क्या, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। सिंपल है। तो देखिए, जो डिटर्मिनेंट्स होता है ना कि क्या सही है क्या गलत, वो असल में तीन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। किससे किससे, सबसे पहले पर्सन टू पर्सन आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको अंतर मिलेगा। थोड़ा सा मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरा आप कह सकते हो स्पेस, है ना, कि इस जगह कैसा स्पेस है, उसके फॉर्म में भी आपको थोड़ा सा क्या गलत है क्या सही है, इसमें भी आपको अंतर दिखेगा। जैसे मान लीजिए पर्सन टू पर्सन है, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, उनका दोनों का बिहेवियर आपको अलग अलग दिख सकता है। बेस्ट एग्जांपल, आपने एक मूवी देखी होगी दीवार, फेमस डायलॉग है, मेरे पास क्या है, मां है। एक भाई बनता है पुलिस इंस्पेक्टर और एक भाई बनता है क्रिमिनल। मतलब दोनों सगे भाई हैं, लेकिन उनका जो एथिक्स उनके नजरिए में जो है वो है डिफरेंट। ऐसे ही दो भाई और हैं, कौन है, विभीषण और रावण। जो युद्ध रावण के नजरिए में गलत दिखता है वो विभीषण जो है, सॉरी, जो युद्ध रावण के नजरिए में सही लगता है वही युद्ध विभीषण के नजरिए में गलत लगता है। अब हम बात कर लेते हैं समय की। तो देखिए क्या है, जैसे जैसे समाज इवॉल्व हो रहा है, जो एथिकल व्यू हैं हर एक इशू पे वो भी बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्लेवरी को ले लीजिए, स्लेवरी में एक टाइम में यूएसए का सिविल वॉर तक इसके ऊपर हो गया, लीगल भी था, एथिकल भी था, लेकिन आज के समय में जो स्लेवरी है उसे एक्सेप्ट नहीं की जाती है। समाज बदल गया, है ना। ऐसे ही आप ले ले जो विडो रीमैरिज है,
जो विधवा हैं हमारे समाज में, उनकी फिर से शादी करने का जो रिवाज है वो एक टाइम में बहुत गलत माना जाता था, अनएथिकल माना जाता था, है ना। उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिलता था। लेकिन आज समाज बदल गया, समय बीत गया, लोग बदल गए, तो अब ये एथिकली करेक्ट माना जाता है कि जो विधवा है उसे भी पूरा हक है फिर से शादी करने का और जीवन नए सिरे से जीने का। अब हम बात करते हैं स्पेस की। जैसे मान लीजिए आप दो सोसाइटी लीजिए, एक फ्रांस की सोसाइटी ले लीजिए और एक ले लीजिए आप इंडिया सोसाइटी। देखिए, भारत का समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग नजरिए के लोग हैं। आपको यहाँ हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, जीव मिलेंगे, पारसी मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, है ना, एंग्लो इंडियन मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले मिलेंगे जो एकदम अलग प्रैक्टिस है उनका, है ना। हिंदुइज्म में बहुत डाइवर्सिटी है, इस्लाम में बहुत डाइवर्सिटी है ना। तो यहां का जो बेसिक एथिक्स होगा वो होगा डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर ये कंट्री को लंबा चलना है, इस समाज को, तो एक दूसरे के साथ मिलके जीवन बिताना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, हमारे यहां जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है उसे आप देखेंगे समाज में लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसके उलट जब आप फ्रांस की सोसाइटी में देखेंगे तो वहां आप देखेंगे एक ही धर्म है, एक ही भाषा, फ्रेंच बोलते हैं वो, है ना। थोड़ा सा आपको मल्टी कल्चरल जो आजकल थोड़ा बहुत होने लगा है बीच से, लेकिन अब इस पे भी क्वेश्चन उठने लगा है वहां के सोसाइटी में, है ना। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पर्सन पे डिपेंड करते हैं, टाइम से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और स्पेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। आज का लेक्चर जो है ये यहीं पे खत्म होगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, जानबूझ के मैंने छोटा बनाया, है ना। और एथिक्स में अब एक दो टॉपिक बचते हैं, जैसे एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, उनका डिफरेंस क्या है वो अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा। और उसके बाद जो वैल्यूज हैं, वैल्यू वो भी नैतिकता ही उसे बोलते हैं, या सॉरी मूल्य बोलते हैं उसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एथिक्स का जो थोड़ा बहुत छूट गया उसे पूरा कर लेंगे और मूल्य की शुरुआत कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।